Hello students, myself Dr. शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है पित्त दोष निरूपण, क्रिया शारीर का ये टॉपिक है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निरुक्ति क्या होती है। तो पित्त दोष की जब हम निरुक्ति देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि तप संतापे धातु। तो आचार्य सुश्रुत ने पित्त शब्द की उत्पत्ति जो बताई है वो तप संतापे धातु से की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तप का क्या अर्थ होता है। तो जो तप का अर्थ होता है यहाँ पे उसको बोला गया है ऊष्णिमा या दहन। तो तप का अर्थ क्या बताया गया है? तप का अर्थ होता है ऊष्णिमा या दहन। इसके अतिरिक्त तप दाहे, तप ऐश्वर्य अर्थ भी पित्त के अंतर्गत अग्नि की सत्ता को स्वीकार करता है। तो हमें पता है कि पित्त जो होता है वो क्या है? रक्त का मल। तो रक्त धातु का मल क्या होता है? पित्त। ये हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें पता है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि पित्त दोष में कौन सा महाभूत होता है? अग्नि महाभूत। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखी हैं। हमें पता है कि पित्त दोष का कौन से जो आपका त्रिगुण होता है उनके उसमें किसके साथ संबंध होता है? तो सत्व के साथ। पित्त का संबंध किसके साथ आएगा? सत्व के साथ। हमें और क्या चीज़ें हम जो पहले से पढ़ रखे हैं उसमें हमें क्या पता है कि जो अग्नि है वो लघु महाभूत होता है। तो जो हमारा पित्त दोष भी होगा वो कैसा है? लघु है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि सुश्रुत ने पित्त की जो उत्पत्ति बताई है, पित्त शब्द की उत्पत्ति, वह तप संतापे धातु से की है। तप का अर्थ होता है ऊष्णिमा या दहन। इसके अलावा जो अन्य आचार्यों ने पित्त की निरुक्ति बताई है वो होता है तप तापयति इति पित्तम। तो तापयति इति पित्तम अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे, जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त शब्द का अर्थ समझना चाहिए। इसके अलावा जो पित्त शब्द का आचार्य डल्हर ने क्या बता रखा है? तो आचार्य डल्हर ने बताया है कि तप संतापे धातु में जब हम अच प्रत्यय लगाते हैं होकर अक्षरों का क्रम में परिवर्तन करके पित्त शब्द जो है आपका बनता है। ता का द्वित्व करके पित्त शब्द बनता है। तो ये इसका व्युत्पत्ति हो गई। तो हमने क्या क्या देख लिया है? आज पित्त दोष का निरुक्ति देख ली है और पित्त दोष की व्युत्पत्ति देख ली है। इसके अलावा आचार्य चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि पित्तस्य तापकत्वम। तो चाहे वो आचार्य चक्रपाणी हो, चाहे वो आचार्य सुश्रुत हो या अन्य आचार्य, सभी आचार्यों ने पित्त के लिए ताप शब्द का इस्तेमाल किया है। ताप शब्द से हम अग्नि की महत्ता को स्वीकार कर सकते हैं, ऊष्णिमा या दहन को समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है पित्त शरीर में अग्नि का आधार द्रव्य है। पित्त जो होता है वो शरीर में अग्नि का आधार द्रव्य है। तो हमें इस चीज़ को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें पता है कि पित्त दोष में जो अग्नि महाभूत प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित अग्नि जो है वो पित्त का आश्रय लेकर रहती है। फिर हमें ये चीज़ हमने ऑलरेडी सारा चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पित्त में सत्व गुण की प्रधानता पाई जाती है। इसके आगे जब हम और देखेंगे कि शरीरस्थ जो अमाशय, यकृत, अग्नाशय आदि से स्रवित अम्ल एवं कटु श्राव स्थूल पित्त की श्रेणी में आते हैं। तो हमें पता है कि जो पित्त का अगर हम प्राकृत रस और वैकृत रस देखते हैं तो ऑलरेडी मैं ये क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो पित्त का प्राकृत रस होता है वो कटु होता है, और जब ये पित्त वैकृत हो जाता है, हमने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कौवा। तो जो पित्त का प्राकृत रस होता है वो बच्चों क्या होता है? कटु होता है, और जो इसका जो वैकृत रस होता है वो होता है अम्ल। तो ये हमने देख लिया कि पित्त का जो तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि आदि से स्रवित होकर से सूक्ष्म एवं स्थूल रूप से आदि से स्रवित होकर अम्ल एवं कटु श्राव स्थूल एवं पित्त की श्रेणी में आते हैं, और पित्त की सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव उस अंग अवयव की ऊष्मा एवं धातुओं में विद्यमान पाचन अंशों या धात्वा अग्नि से भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं, हमने देखा क्या है कि पित्त का पंचभौतिक स्वरूप। तो हमें पता है कि पित्त के पंचभौतिक स्वरूप में क्या, पित्त जो होता है वो अग्नि महाभूत से बना होता है। तो हमें तो ये ऑलरेडी हमें पता है। इसके अलावा जब हमने कल वात दोष निरूपण क्लास में डिस्कस किया था तो बच्चों हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जब हमने देखा था कि वात में स्पर्श गुण होता है,
लेकिन उसके अलावा उसमें शब्द गुण का अनुप्रवेश होता है। तो जब हम पित्त के लिए देखेंगे तो पित्त में क्या होता है, अगर पित्त जो है हमारा अग्नि महाभूत से रिलेट करता है तो पित्त अग्नि के लिए आपका आ जाएगा रूप, और रूप में उसके साथ जो अनुप्रवेश गुण कौन कौन से आएंगे बच्चों, तो शब्द आएगा और शब्द के साथ आपका स्पर्श आएगा, वो उसके अनुप्रवेश गुण हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पित्त का पंचभूतात्मक होते हुए भी तेजस गुण प्रधान होता है। जो पित्त जो है वो पंचभूतात्मक तो सारी चीज़ें होती, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तेजस गुण प्रधान होता है। यह क्रियाशील अवस्था में अपने द्रवत्व को छोड़कर ही पाक आदि कर्म संपादित करता है। पित्त जो है वो तेजस गुण का देखो, हमें पता है कि जब हमने पित्त के गुण पढ़े थे बच्चों फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सुत डस्क, सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु, ये है आचार्य चरक के अनुसार। तो जब हम आचार्य चरक ने हमें क्या बताए थे कि जो पित्त के गुण होते हैं तो उसमें से पित्त का एक गुण क्या होता है बच्चों, द्रव्य होता है। पित्त का एक गुण जो है वो द्रव है। तो और हम बोल रहे हैं कि पित्त जो है वो तेजस गुण प्रधान है। तो अगर कहीं पे भी अग्नि जल रही है उसमें हमने पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जानी चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ ये बता रहे हैं कि पित्त तेजस गुण का विरोधी, जो पित्त के तेजस गुण का जो विरोधी होता है वो होता है द्रवत्व गुण धारण करते हुए पाचन आदि। तो ये जब द्रवत्व गुण धारण करते हुए पाचन आदि कर्म किस प्रकार संपन्न करता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये किस प्रकार से अपना इस कर्म को संपादित करता है। तो यहाँ पे हमने इससे पहली वाली लाइन में इन्होंने बताया कि जब जो पित्त पाचन का कर्म करता है बच्चों, तो वो क्या करता है उस समय अपने द्रवत्व गुण को छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो अपने द्रवत्व गुण को पकड़ के रखेगा तो फिर वो पचाएगा कैसे, अग्नि कैसे काम करेगी अगर पानी पड़ जाएगा उसमें। तो वो यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रथम तो पित्त में तेजस गुण की प्रबलता होती है, और दूसरा जब यह पित्त पाक आदि कर्म करता है तो अपने द्रवत्व गुण को परित्याग कर देता है। तो मुझे लगता है ये तुम सबको क्लियर हो चुका होगा और इसमें कोई किसी को भी डाउट नहीं होगा कि पित्त जो है अपने द्रवत्व गुण, अगर जो पित्त है उसके अंदर वो द्रवत्व गुण भी प्रेजेंट है और वो तेजस गुण प्रधान है, फिर वो पाक कैसे करता है, क्योंकि जब वो पाक करता है तो अपने वो उस गुण को छोड़ देता है, द्रवत्व गुण को छोड़ देता है। इसके अलावा हम आगे क्या देखेंगे कि पित्त के जो महाभूत, मतलब पित्त में जो भी महाभूत हैं हमारे, वो कैसे कैसे कौन कौन से गुण पित्त को प्रदान करते हैं। तो जो पित्त में विस्त्र गंध होती है, पित्त में जो विस्त्र गंध आती है वो पृथ्वी महाभूत के कारण आती है। पित्त का जो द्रवत्व गुण है, सास्नेह है, सर गुण है, वो जल महाभूत के कारण होता है। अग्नि महाभूत के कारण क्या क्या चीज़ें हैं, सत्व गुण, उष्ण तीक्ष्ण आग्नेय जो है वो अग्नि महाभूत के कारण है। वायु महाभूत में हमने क्या देखा, रुक्षता, विशदता, ये सारी चीज़ें वायु महाभूत के कारण। और आकाश महाभूत के कारण हमने क्या देखा, लघुता। तो हमारा पित्त का पंचभौतिकत्व का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे पित्त का स्वरूप एवं गुण। तो जब हम पित्त के स्वरूप की बात करते हैं तो पित्त के स्वरूप में हमने क्या देखा, इसमें हमें जो गुण बताए गए हैं पित्त के लिए, तो आचार्य चरक का सबसे पहले देखेंगे। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, SUT सुत डस्क। अगर आपको श्लोक याद है वेल एंड गुड, अगर आपको श्लोक नहीं याद है तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो और फिर इसका डिकोड करके श्लोक के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य चरक का। अब हमने जब हम अष्टांग की क्लास पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करी हुई हैं कि जब हम सिर्फ एक आचार्य का श्लोक याद करेंगे और बाकी आचार्यों का उसमें ही रिप्लेस करके हम आंसर कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आचार्य वाग्भट के ऊपर जाना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आचार्य चरक ने बोला है सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि देखो, अगर आप गुण बता रहे हो तो वहाँ पे आप रस मत बताओ, मैं रस नहीं मानूंगा, क्योंकि हम आचार्य वाग्भट को कैसे समझते हैं, हम आचार्य वाग्भट को ऐसे समझते हैं कि ये नए लोग हैं। तो जब ये नए लोग हैं बच्चों, तो ये क्या बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं, अम्ल नहीं मानेंगे। तो इन्होंने अम्ल को नहीं माना, जो आचार्य चरक ने अम्ल बताया, आचार्य वाग्भट ने अम्ल नहीं माना। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने बोला कि हम लघु वाग्भट हैं, तो हमारा एक लघु जोड़ो
एक तो हमारा लघु ले लो और एक हमारा वा ले लो, तो इन्होंने विस्त्र बोल दिया, तो इन्होंने दो चीज़ें ऐड करी हैं अम्ल को ना मान के, लघु और विस्त्र। बाकी आपका सारा एज इट इज़ चरक, आचार्य चरक से सेम है, तो आप ये रिप्लेसमेंट याद कर सकते हो और पूरा आपको याद करने का ज़रूरी नहीं है। तो हमने दो आचार्यों का देख लिया है, पित्त के गुण, एक आचार्य चरक का देख लिया और एक आचार्य वाग्भट का देख लिया है। अब इसके अलावा अन्य आचार्यों ने भी पित्त के गुण बताए हैं। यहाँ पे हम सुश्रुत का देख सकते हैं कि पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता, रूक्षता, लघुता, विशदिता, ऐसे गुण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। और ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो पित्त होता है अपने सामावस्था, मतलब अपने प्राकृत जो इसका रस होता है वो कटु होता है, और विदग्ध होने पे ये कौन सा रस हो जाता है, अम्ल हो जाता है। इसके लिए हमने आपको क्या ट्रिक बता रखी है बच्चों, कौवा बता रखी है, तो कौवा में आएगा कटु और अम्ल हो जाता है। सामावस्था में पित्त का वर्ण क्या बताया गया, तो पित्त को नील वर्ण का तथा निराम अवस्था में पित्त को पीत वर्ण का। तो हमें पता है कि पित्त जो है जब अगर निराम अवस्था है, नॉर्मल अवस्था है, तो वो पीत वर्ण का रहेगा, लेकिन अगर आम की कंडीशन आ गई है तो वो नील वर्ण का होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे आता है बच्चों प्राकृत पित्त के कर्म। तो जब हम प्राकृत पित्त के कर्म देखेंगे, प्राकृत पित्त के कर्म में सबसे पहले कल जैसे हमने आज जब हम वात निरूपण पढ़ रहे थे तो हमने प्राकृत वात के कर्म पढ़े थे। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आचार्य चरक का चरक सूत्र 18 में जो उन्होंने वात के कर्म बताए हैं, हमने पढ़ा था उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा धातु गति समा, सामो मोक्षो गतिमतम, वायोर कर्म विकारजम। ये हमने आचार्य चरक का जो उन्होंने 18th चैप्टर सूत्र स्थान में बताया, ये हमने वहाँ पे देखा था। तो वैसे ही अब आज हम पित्त का देखेंगे। तो पित्त में क्या बताया आचार्य चरक ने 18वें चैप्टर में अपने त्रिशोथी अध्याय में कि दर्शनम पक्तिर ऊष्मा शुड तृष्णा देहे मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। तो यहाँ पे आता है दर्शनम। हमें पता है बच्चों पित्त के 5 प्रकार आप सबको पता होंगे। तो सबसे पहले एक जो पित्त का प्रकार होता है उसमें आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेत्र में। तो आलोचक पित्त जो है जो आपका आलोचक पित्त है वो नेत्र में प्रेजेंट है। और पक्ति का मतलब होता है पाचन। तो पाचक पित्त होता है जो पक्ति का काम करता है, पचाने का काम करता है। ऊष्मा आता है आपकी शारीरिक ताप। तो शारीरिक ताप हमें पता है कौन सा बच्चों, जो त्वचा में कौन सा पित्त होता है, भ्राजक पित्त। इसके अलावा आता है शुड तृष्णा देहे मार्दवम। तो शुड और तृष्णा, प्रभा प्रसाद मेधा। मेधा कौन देता है आपका, साधक पित्त। तो हमारे 4 पित्त का हमने वर्णन कर दिया है, कौन कौन से, आलोचक पित्त, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त और साधक पित्त। तो ये तो हमारे आ गए ये पित्त के टाइप्स में। अभी एक पित्त हमारा बचा हुआ है, तो उसमें देखेंगे कि अर्थात जो पित्त प्राकृत पित्त में जो देखना कर्म होता है, तो हमें दर्शनम कौन करा रहा है, आलोचक पित्त। पक्ति पाचन कौन करा रहा है, पाचक पित्त। ऊष्मा चा शुद्ध तृष्णा देह मार्दवम। जब चीज़ें अच्छे से पच जाएंगी, जब हमारा जो भी हमने आहार ग्रहण किया था वो पच जाएगा, तभी तो आपको भूख प्यास लगेगी। तो जब आपको भूख प्यास लगेगी तो ये शुद्ध तृष्णा वाला काम कौन कराएगा, पाचक पित्त। इसके अलावा देह मार्दवम। तो देह मार्दवम हमें पता है कि देह में मृदुता आना। तो हमें पता है जो आपका भ्राजक पित्त होता है बच्चों कहाँ होता है, वो त्वचा में होता है। तो उससे क्या होता है कि देह में मृदुता आएगी। तो देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो साधक पित्त आ जाएगा। इसके अलावा हमने ये आचार्य चरक के जो हमने कर्म देख लिए वो क्या हो गया, दर्शनम पक्तिर ऊष्मा चा शुद्ध तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। और साधक पित्त क्या होता है, हृदय में प्रेजेंट होता है। तो प्रभा प्रसाद मेधा बुद्धि ये सारी चीज़ें कौन देता है, साधक पित्त करता है। तो हमने समझ लिया पित्त के, प्राकृत पित्त के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। लेकिन हमारे फर्स्ट प्रॉप के जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें अष्टांग भी है, तो हम अष्टांग यानी वाग्भट्ट का भी देख लेंगे। तो इसमें आता है, इन्होंने क्या बोला है कि पित्तम पक्ति ऊष्मा दर्शने शुद्ध तृष्णा रुचि प्रभा मेधा धी धैर्य तनु मार्दवे। तो इस प्रकार शरीरस्थ जो प्राकृत पित्त है देह में सदैव पाचन करता है, उष्णता देता है, दर्शन, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, मेधा, बुद्धि, शौर्य एवं मृदुता
ये सारे काम कौन करता है, कौन कराता है, पित्त कराता है। तो आपको जो श्लोक याद करना है वो आचार्य चरक का याद करना है कि दर्शनम पक्ते ऊष्मा चा शुतृष्णा देह माधवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा आपका पित्त के कर्म। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पित्त के गुण का एक टेबल बना रखा है, वो आप देख सकते हो। और पित्त के कर्म देखो, हमें यहाँ पे ये बुक है एक, तो इसमें बहुत अन्य आचार्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखी हैं। हमें अपने आप को फोकस्ड रखना है। हमें एक तो चरक संहिता पढ़ना है और एक अष्टांग हृदय, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी अष्टांग हृदय है और चरक संहिता है और इधर उधर भटकना नहीं है। तो हमें बिल्कुल फोकस्ड होकर अपना काम करना है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय के चीज़ों को हमने देखना है और ये हमने देख लिया ऑलरेडी। फिर आता है पित्त के स्थान। तो पित्त के स्थान बच्चों हमने कल वात के स्थान पढ़े थे। तो वात के स्थान में हमने क्या देखा था कि नाभि के नीचे जो होता है वो वात होता है, हृदय और नाभि के नीचे वात। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले वहाँ पे हमने देखा था कि पक्वाशय, पक्वाशय को सबसे विशेष स्थान बताया गया था। पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन होती है। फिर हमने देखा था कटी, कटी क्या होता है, कमर हो गई। फिर शक्ति, पक्वाशय कटी शक्ति। इसके अलावा हमने उसमें और क्या देखा था बच्चों, हमने वहाँ पर देखा था कि अस्थि होता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अस्थि क्यों वात का स्थान है, आश्रय आश्रयी भाव के कारण। इसके अलावा हमने वहाँ पर और क्या देखा था, हमने देखा था स्पर्श, यानी जो आपका त्वचा होता है वो भी वात का स्थान होता है, जो कि श्रोत होता है वो भी आपका वात का स्थान होता है। और ये सारी ही चीज़ें कल मैंने एक्सप्लेन करी थी कि क्यों ये पॉइंट्स वात के स्थान में लिखे गए हैं। अब हम देखेंगे पित्त के स्थान। तो बच्चों हमें क्या पता है कि पित्त का स्थान क्या होता है, हृदय और नाभि के बीच में। हृदय और नाभि के बीच में किसका स्थान होता है, पित्त का। तो यहाँ पे पित्त के स्थान में क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आचार्य वाग्भट का देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि प्राकृत पित्त शरीर में नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, दृष्टि तथा स्पर्शन त्वचा में रहता है। इसमें नाभि को पित्त का विशिष्ट स्थान बताया है। तो अष्टांग ने नाभि को पित्त का विशिष्ट स्थान बता दिया। यहाँ पे क्या बताया गया है, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम च रुधिरम रसा। तो रस और रक्त, हमें पता है रक्त का मल क्या होता है, पित्त होता है बच्चों। इसके अलावा दृष्टि, दृष्टि में हमें पता है कौन सा होगा, जो दृष्टि है। तो दृष्टि हमें ऐसे भी पता है कि पित्त जो है अग्नि महाभूत का जो पंचतन मात्रा के साथ रिलेशन होता है वो क्या होता है, रूप के साथ। तो रूप हम कैसे देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे। तो दृष्टि, स्पर्शन, इसमें अनुप्रवेश गुण आया है वायु का, तो यहाँ पे स्पर्शन यानी त्वचा भी हो जाएगा। तो अर्थात प्राकृत पित्त और नाभि है आमाशय, आमाशय में पाचक पित्त रहता है। स्वेद हो गया, लसिका अभ्राजक पित्त के कारण हो रहा है। तो अर्थात प्राकृत पित्त शरीर में नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रस, रक्त, रस, दृष्टि तथा स्पर्शन में रहता है। इसमें नाभि को पित्त का विशिष्ट स्थान माना गया है। इसके अलावा हम आचार्य चरक का देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने क्या बताया, आचार्य चरक ने बताया कि स्वेद, रस, लसिका, रुधिर, आमाशय ये पित्त के स्थान इन्होंने बताए हैं। तो ये सेम दोनों ही आचार्यों का सेम है। उन्होंने भी रस और रक्त बताया है, स्वेद और लसिका बताया, आमाशय बताया है। बस आचार्य वाग्भट का जो है उन्होंने नाभि को पित्त का विशेष स्थान बताया है। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं, आचार्य सुश्रुत ने पित्त, आमाशय, पित्त का स्थान जो होता है आमाशय और पक्वाशय के मध्य बताया है। बस यहाँ से हमें यही सारे पॉइंट्स देखने थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, या आप पढ़ सकते हो। वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए पढ़ लेना एक बार, और फिर हम डाउट क्लियर कर लेंगे। फिर आता है पित्त स्थान की तुलनात्मक सारणी। तो हमने आचार्य चरक का देख लिया है, हमने अष्टांग हृदय का देख लिया है, और आचार्य सुश्रुत का देख लिया। उन्होंने बोला है कि आमाशय पक्वाशय के मध्य होता है। तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बस डिफरेंस ये है कि आचार्य अष्टांग हृदय ने नाभि बताया, जो कि आचार्य चरक ने नहीं बताया है। फिर आता है प्राकृत पित्त के भेद। जब हम प्राकृत पित्त के भेद देखते हैं तो बच्चों क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक आता है पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त और आलोचक एवं भ्राजक पित्त। 5 प्रकार के पित्त बताए गए हैं। तो 5 प्रकार के जो पित्त बताए गए हैं ये आपके कौन कौन से हो गए, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त एवं भ्राजक पित्त। ये आपके 5 प्रकार के पित्त हो गए।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है, तो पाचक पित्त क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रागकृत, तो जो राग कौन देगा, रंजन, जो आपका रंजक पित्त। रंजक पित्त क्या करता है कि रस को रक्त में कन्वर्ट कौन कराता है, रंजक पित्त कराता है। इसके बाद आता है पक्तकृत, तो ये पाचक पित्त हो जाएगा। मेधाकृत कौन सा होगा बच्चों, आपका साधक पित्त होगा। तेजोकृत कौन सा होगा आपका, आलोचक पित्त। और ऊष्मकृत कौन हो जाएगा आपका, भ्राजक पित्त। तो ये आपके 5 प्रकार के पित्त बताएं। सभी आचार्यों ने ऐसे ही बताया। आचार्य शारंगधर ने यहाँ पे पित्त के पाचक, भ्राजक, रंजक, आलोचक और साधक, लगभग सारे ही आचार्यों ने सेम ही पित्त के टाइप्स बताए हैं। अब हम आगे आएंगे, पाचक पित्त का स्थान और कर्म देखेंगे। तो पाचक पित्त का स्थान जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया, वाग्भट द्वय ने पाचक पित्त का स्थान जो बताया है वो अमाशय और पक्वाशय के मध्य बताया है। यह पंचभूतात्मक होते हुए भी इसमें कौन सा गुण प्रधान होता है, तेजस गुण प्रधान है। और ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब पित्त जो होता है वो पाचक पित्त की तरह काम करता है, मतलब पाचक पित्त अपने एक्शन में होता है, तो वो क्या करता है, क्योंकि वो तेजस गुण प्रधान है तो वो अपने द्रवत्व गुण को छोड़ करके पाचन का काम करता है। तो यहाँ पे आता है कि जलीय गुण के क्षीण होने पर या द्रव्यता को छोड़कर वो पाचन आदि क्रियाओं के कारण पाचक पित्त के नाम से जाना जाता है। यह पाचक पित्त क्लेद एवं वायु। तो बच्चों हमें क्या पता है कि जो हमारा कोष्ठ होता है तो वहाँ पे हमारा तीन दोषों के एक एक चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है। हमें पाचक पित्त वहाँ पे प्रेजेंट होता है, समान वायु प्रेजेंट है, और इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, क्लेदक कफ प्रेजेंट होता है। तो हमने कल पढ़ा था, जब हम कल वात निरूपण पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पे देखा था कि समान वायु के लिए क्या लिखा था। वहाँ पे समान वायु के लिए आता है समानो अग्नि समीपस्थ वायु कोष्ठी जरती सर्वथा, ऐसा करके आता है, समानो अग्नि समीपस्थ। तो जो समान वायु होती है वो कहाँ पे रहती है, अग्नि के समीप। इसके अलावा वहाँ पे क्या रहता है, क्लेदक कफ रहता है। तो यह पाचक पित्त क्लेद एवं वायु आदि सहकारी कारणों से अन्न को पचाता है। इसके अलावा सार एवं किट्ट का विवेचन करता है तथा अपने स्थान पर रहते हुए शेष पित्तों को बल देता है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट ध्यान देना है कि जो पाचक पित्त होता है वो शेष पित्त को बल देता है। जब हमने कल समान वायु पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि विवेचयति, पचती, विवेचती और मुंचती, ऐसा हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो पाचन करती है, पाचन करने के बाद सार और किट्ट में उसका विवेचन करती है। विवेचन में जो सार भाग है उसको सर्व शरीर में पहुँचाती है, लेकिन जो मल भाग होती है उसको कहाँ छोड़ के आती है बच्चों, पक्वाशय के पास छोड़ के आती है। ये हमारी कौन सी वायु करती है, समान वायु करती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया कि जो पाचक पित्त होता है वो सार एवं किट्ट का विवेचन करता है। इसके अलावा क्या बताया है यहाँ पे कि पित्तों को अनुगृहित बल देना, और ये अन्य पित्तों को, जो पाचक पित्त को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बोल दिया और बाकी पित्तों को ये क्या करता है, बल देता है। फिर जब हम आगे देखेंगे कि सुश्रुत के अनुसार अमाशय पक्वाशय के मध्य में स्थित पित्त हेतु अदृष्ट हेतुवश चतुर्विध अन्न जो आप खा रहे हो, पेय, लेय, भोज और भक्ष्य को पचाता है तथा दोष और रस का पृथक्करण करता है। अपने क्षेत्र में रहता हुआ स्व प्रभाव से शेष पित्त को सामर्थ्य प्रदान करता है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम जब और आगे बढ़ेंगे तो पाचक पित्त का वर्णन आचार्य शारंगधर ने क्या बताया है कि पाचक पित्त का वर्णन करते हुए अग्नाशय में जो पित्त होता है वो अग्नि रूप होता है, और उसका इन्होंने आचार्य शारंगधर ने प्रमाण बताया बच्चों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आचार्य शारंगधर ने पित्त का प्रमाण जो बताया है वो तिल बराबर बताया है। पित्त को तिल के बराबर सूक्ष्म द्वार से निकाल कर पाचन आदि कर्म करना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फिर आधुनिक, हम इसमें आधुनिक टाइम पे हम पित्त को कैसे समझ सकते हैं, तो आधुनिक टाइम पे पित्त क्या है, आधुनिक द्वारा वर्णित पाचक पित्त जो होता है, पाचक एंजाइम्स भी एक निश्चित ताप पे ही अपना कार्य करते हैं। आयुर्वेद में भी भोजन से पूर्व शीतल जल पीना का निषेध किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो भी एक निश्चित जो एक टेम्परेचर पे काम करते हैं। और आयुर्वेद में भी हम ये बोलते हैं कि खाना खाने से पहले नहाना नहीं चाहिए, खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है, सभी आचार्यों ने लगभग ये चीज़ बोली है कि पाचक पित्त क्या होता है कि वो एक तो अन्न का पाचन करता है, उसका विवेचन करता है, इसके अलावा वो अपने स्थान पर रहते हुए अन्य जो पित्त हैं उनको बल प्रोवाइड करता है। अब हम आगे देखेंगे रंजक पित्त का स्थान। बच्चों जब हम रंजक पित्त का स्थान देखते हैं तो हमें पता है कि रंजक पित्त क्या करता है, रस को रक्त में कन्वर्ट करता है। तो ये काम किसका है, रंजक पित्त का। तो वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान जो, अभी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
रंजक पित्त का सभी आचार्यों ने जो स्थान बताया है वो आपका यकृत बताया है या प्लीहा बताया। यकृत और प्लीहा भी कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने खाली यकृत बोला है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान जो बताया वो आमाशय बताया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तथा कर्म के रूप में रस धातु से रंजित कर लाल वर्ण का रक्त धातु में परिवर्तन करना। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? तो आचार्य सुश्रुत ने यकृत एवं प्लीहा ऐसा बताया कि रंजक पित्त का स्थान क्या होता है बच्चों? यकृत और प्लीहा होता है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान यकृत प्लीहा, आचार्य शारंगधर ने क्या बताया? केवल यकृत बताया है। और आचार्य वाग्भट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आचार्य वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या होता है? तो आमाशय होता है। रंजक पित्त का काम हमने देख लिया है कि रस को रक्त में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? रंजक पित्त करता है। अगर हम इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं, तो उनको हम रंजक पित्त के साथ को रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है साधक पित्त। तो साधक पित्त हमें पता है कि जो साधक पित्त होता है वो बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हृदय में प्रेजेंट होता है। तो जो अष्टांग हृदय ने क्या बताया है? अष्टांग हृदय के अनुसार जो बुद्धि है, मेधा, अष्टांग हृदय ने बताया बुद्धि, मेधा तथा अभिमान आदि द्वारा अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला जो होता है वो आपका साधक पित्त होता है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हृदय में प्रेजेंट होता है। तो हमें ये चीज़ें पता है कि जब हम कल पढ़ रहे थे, हम प्राणवायु पढ़ रहे थे, प्राणवायु में चित्त, इंद्रिय, बुद्धि चित्त इंद्रिय करके एक कोटेशन हमने पढ़ा था प्राणवायु के लिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो प्राणवायु का स्थान आचार्य चरक ने क्या बताया हुआ है? तो आचार्य चरक ने प्राणवायु का स्थान मूर्धा, कंठ और उरह प्रदेश बताया। उसमें एक जो कोटेशन आई थी वो आई थी कि बुद्धि चित्त इंद्रिय दृक् ऐसा करके आया था। यहाँ पे क्या आप बता रहे हैं? जो साधक पित्त होता है वो क्या करता है? साधक पित्त जो होता है वो बुद्धि, मेधा तथा अभिमान यानी अहंकार आदि द्वारा अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है। इसे साधक पित्त कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? हृदय में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अन्य आचार्य का देखेंगे तो अन्य आचार्य में हम आचार्य सुश्रुत का देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो साधक पित्त होता है, साधक पित्त के द्वारा जो हृदयस्थ कफ होता है जन्य तमोगुण का निराकरण होकर वह निर्मल एवं स्वच्छ हो जाता है। इसके अलावा सुश्रुत ने कहा है कि जो पित्त हृदय में रहता है वह साधक अग्नि संज्ञा को प्राप्त होता है और ये मनोरथ को, ये जो आपकी अभिलक्षित जो मनोरथ है इसको पूर्ण करता है। अगर हम इसको मॉडर्न के साथ रिलेट करें तो आधुनिक क्रिया शरीर की दृष्टि से हृदय में ना होकर, आधुनिक जब ये हम इसको रिलेट करते हैं तो इन्होंने बोला है कि हृदय में ना होकर ये मस्तिष्क में संपादित होता है। किंतु व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि पित्तवर्धक जो हृदय उत्तेजक पदार्थ के सेवन से विचार, चिंतन, उत्साह आदि की वृद्धि होती है। इसी प्रकार श्लेष्मवर्धक पदार्थों के सेवन से उन गुणों का ह्रास होता है। इसलिए अतएव आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार उक्त कार्यों एवं गुणों के आधार हृदय ही सर्वथा उचित है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त में क्या बताया गया है? आलोचक पित्त के स्थान एवं कर्म। तो आलोचक पित्त का हमें पता है कि आलोचक पित्त कहाँ पे होता है? दृष्टि में। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि हम देख कर की तो आलोचना करते हैं। हमने कोई चीज़ देखी और अब हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो देख कर आलोचना करते हैं। तो जो हमारा जो आलोचक पित्त है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दृष्टि में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था साधक पित्त। तो जो साधु लोग जो साधना करते हैं, जो साधु हैं जो साधना करते हैं, वो हृदय से बहुत कोमल होते हैं, हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। तो जो साधक पित्त है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हृदय में। इसके अलावा हमने रंजक पित्त देखा था। रंजक पित्त में हमने क्या देखा था कि आचार्य वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बोला है। इसके अलावा अन्य आचार्य जैसे सुश्रुत ने यकृत प्लीहा और शारंगधर ने सिर्फ यकृत बोल रखा है। तो हमें पता है कि जो हमारा आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। तो जो आपका लीवर हो गया और यकृत प्लीहा स्प्लीन में, तो दोनों ही चीज़ों में जो हमें पता है कि लीवर और स्प्लीन में, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर आता है आलोचक पित्त के स्थान।
वाग्भट द्वय ने जो पित्त दृष्टि में रहता है तथा रूप का दर्शन कराता है उसे आलोचक पित्त कहा है। अन्य आचार्यों ने भी यही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। इसके बाद आचार्य भेल का ये इंपॉर्टेंट है कि आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं, एक चक्षु वैशेषिक, दूसरा बुद्धि वैशेषिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चक्षु वैशेषिक आएगा, दूसरा बुद्धि वैशेषिक होता है। चक्षु वैशेषिक का काम होता है कि दर्शन कराना, जबकि जो बुद्धि वैशेषिक का काम क्या होता है, जो बुद्धि वैशेषिक का कार्य होता है कि शुभ अशुभ का विवेचन करना। तो क्या शुभ है क्या अशुभ है इसका विवेचन करने का काम कौन कराता है, बुद्धि वैशेषिक। जबकि चक्षु वैशेषिक क्या कार्य कराता है, वो रूप के दर्शन का कार्य कराता है। इसके बाद हम देखेंगे भ्राजक पित्त के स्थान। तो भ्राजक पित्त का स्थान कहाँ पे बताया गया, त्वचा। त्वचा में स्थित होता है भ्राजक पित्त। तो त्वचा में जो भी हम वित्त वाग्भट के अनुसार त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त जो पित्त स्थित होता है उसे हम भ्राजक पित्त कहते हैं। और यह त्वचा में क्या करता है, जो भी हम अभ्यंग कर रहे हैं, जैसे मालिश करते हैं या हम परिषेक कर रहे हैं, नाड़ी स्वेदन हो रहा है, आलेप हो गया आदि, पाचन का कार्य जो हम त्वचा पे जो भी चीज़ लगाते हैं वो त्वचा में अंदर उसको जो एब्जॉर्व कराता है वो कौन कराता है, पाचक, जो आपका भ्राजक पित्त होता है ये। इसके अलावा छाया आदि को प्रकट करना, छाया आदि को कौन प्रकट करता है, भ्राजक पित्त प्रकट करता है। जो मैं बता रही थी आपको कि लेपन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों का पाचन करता है और छाया का प्रकाशक होता है। इसके अलावा शारंगधर ने त्वचा में कांति उत्पन्न करने वाला लेप, अभ्यंग आदि में प्रयुक्त औषध द्रव्यों का पाक, यही सारी चीज़ें बार बार सभी आचार्यों ने एक ही चीज़ को अपनी अपनी भाषा में अनेक बार कहा है, तो एक ही चीज़ कई बार रिपीट हो रही है बुक में। फिर यहाँ पे इसका तुलनात्मक दे रखा है। हमने एक आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, इनको पढ़ा है। कहीं कहीं पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे अन्य आचार्यों का वो हमने देखा हुआ है। तो आपको ये टेबल में जा कर के देखने का इतना प्रॉब्लम नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे सारा एक साथ बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि पित्त भेदों के स्थान तथा कर्म बताए हैं। तो पाचक पित्त का अभी हमें क्या देखना है, हमने सिर्फ एक दो आचार्य देखने हैं, सारे आचार्यों को हमें नहीं देखना है। अष्टांग हृदय का देख सकते हैं आप। तो पाचक पित्त अमाशय पक्वाशय के मध्य बताया गया है। फिर पाचक पित्त का कर्म, तो पाचक पित्त क्या करेगा, पाचन करेगा, सारे किट्ट का विभाजन और शेष पित्त को बल प्रदान करना। रंजक पित्त का स्थान अष्टांग हृदय ने अमाशय बताया, लेकिन हम सुश्रुत भी देखेंगे, यकृत और प्लीहा। रस रंजन सबने बोला है। साधक पित्त का सभी आचार्यों ने हृदय बोला है। इसके अलावा साधक पित्त के कर्म क्या होते हैं, तो बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि के द्वारा अभीष्ट अर्थ सिद्ध बताए गए। तो ये भी सभी ने लगभग सेम चीज़ें बताई हैं। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं यहाँ पे कि अभिलक्षित मनोरथ का साधन होता है। फिर आलोचक पित्त हम देखते हैं, तो यहाँ पे सभी ने दृष्टि बता रखा है, रूप ग्रहण में सहायक होता है, सारे आचार्यों ने सेम बता रखा है। भ्राजक पित्त में देखेंगे सभी ने त्वचा बताया है, और भ्राजक पित्त के कर्म देखेंगे कि त्वचा को कांति युक्त करना, इसके अलावा छाया को प्रकाशित करना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम अभ्यंग, अवगाह, आलेप वगैरह प्रयोग करते हैं उनका पाचन करना, जिससे वो शरीर जो आपकी त्वचा है वो उससे प्रकाशित हो सके और अच्छी हो सके, कोमल हो सके। तो ये सारी चीज़ें कौन कराता है, आपका भ्राजक पित्त। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझना है, तो आप हमसे जुड़िए आयुर्वेदा वाला कोचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।